तो सर 87 से आपने इप्टा मथुरा की जिम्मेदारी संभाली, और उसके पहले से आपने, और अभी भी आपका रिहर्सल चल रहा है प्ले का, जी। कल हम देख रहे थे। तो थोड़ा सा जो हमारे मथुरा रंगमंच का इतिहास है, यानी मथुरा में रंगमंच कहाँ से शुरू हुआ और आज रंगमंच कहाँ है, बीच बीच में कहाँ से गुजरा, और आप आज की जो युवा पीढ़ी है, नए जो बच्चे हैं, नए लड़के लड़कियां हैं, उनके साथ भी आप नाटक कर रहे हैं। आपने 30 साल पहले पुराने लोगों के साथ, अपने साथियों के साथ भी नाटक किया। क्या फ़र्क आप महसूस करते हैं समय के साथ, इस पीढ़ी में, पुरानी पीढ़ी में क्या फ़र्क आया? मथुरा रंगमंच पहले कहाँ था, आज कहाँ है, कैसा आप फील करते हैं, वो थोड़ा सा विस्तार से बताएं। देखो, पहले जो मंचन होते थे नाटकों के जी। तो वास्तव में जो आर्टिस्ट हुआ करते थे बड़ी गंभीरता से आते थे, सीरियसली उस प्ले को करते थे, पूरा टाइम लगाते थे और एक भावना थी उनमें करने की। जैसे कि पहले श्याम भाई साहब थे, उस समय वो रमेश मिश्रा जी थे, जो अपने होश के वक्ताओं जो मैंने देखे हैं। हाँ। उससे पहले भी चलते आए हैं, लेकिन इन लोगों के माध्यम से जो काफ़ी चर्चित रहे ये लोग, है ना। और असला जी हैं, इन्होंने भी बहुत, इनके भी नाटक मैंने देखे स्टेज, और कई लोग हैं जो नाम बोलना क्या रहेगा उसमें। तो इन लोगों के नाटक हुए और अच्छे थे, सब लोगों अच्छे लोग देखते थे, देखते भी थे खूब अच्छा, ऐसा नहीं कि नहीं देखते हो। लेकिन आज की जो स्थिति है, अब कुछ लोग समझने लगे नाटक को। पहले तो नाटक कहते हैं नाटक भागे हैं, तो ऐसे ही है। लेकिन अब नाटक को लोग समझने लगे हैं कि नाटक वास्तव में देखने चाहिए। अभी आप जब देख रहे हैं 5 साल से कुछ हमारी संख्या दर्शकों की बढ़ी है, पहले की अपेक्षा। पहले तो हम लोग बुलाते थे कि भाई आ जाओ, तब भी नहीं आते थे। पास भी होते थे, पास दे दिया, तब भी नहीं आते थे। लेकिन अब जो है लोगों को आप बुलाएं तो वो आपको समय देते हैं, आते हैं। बस यही है कि जो अब बच्चों में और पहले लोगों में जो थी, एक तो जो सम्मान की बात थी, हमारी एक यही एक ऐसी संस्कृति है जिसमें बड़े और छोटे का अदब जो होता है वो बहुत मस्त है इसमें। बाकी और चीज़ों में नहीं रहा कोई अदब। सीनियरिटी का जो अदब करते हैं इस क्षेत्र में ही किया जाता है, और अब तक चल रहा है। लेकिन कुछ ऐसे लोग जो अब भी उस चीज़ को नहीं मान रहे हैं। लेकिन अब नाटक लोग ज़्यादा नहीं कर पाते हैं क्योंकि युवा पीढ़ी नहीं जुड़ गई है, वो और चीज़ों में जुड़ गई है। लेकिन जो हमारे दबाव में है वो ही लोग इकट्ठे हो पाते हैं, बाकी नए नहीं आ पाते। मैंने सुना है एक टाइम मथुरा में हमारे में ऐसा भी था कि साल में 6-6, 7-7, 8-8 नाटक हो जाते थे अलग अलग संस्थाओं के मिलाकर। हाँ, एक दौर आया था जी, संदीपन जी थे उस दौरान में, एक दौर था उसमें कई संस्थाएं बन गई थी। हाँ। और उसमें हम भी कर रहे हैं, संदीपन जी भी कर रहे हैं, दूसरी संस्था वाले, तीसरी वाले, पल्ली पार्क वाले, ये ऐसे एक साथ हो जाते थे। कम महीने में 2-2, 3-3 ऐसे हो जाते थे। साल में 5 से 10 के बीच बिल्कुल हो जाते थे। लेकिन वो बीच में कुछ समय तक चला, नहीं हो पाया क्योंकि किसी की परिस्थितियाँ हैं, क्योंकि इसमें पैसा तो है नहीं। फाइनेंशियल स्थिति बहुत कमजोर होती है। हम लोग चंदा इकट्ठा करके ही नाटक कर पाते हैं, या जेब से खर्च करो, ये अपना शौक है, क्या किया जाए। अच्छा सर, अभी शायद जो नई जनरेशन है हमारी, जैसे पहले आपने प्ले किए 30 साल पहले या 10 साल पहले या 20 साल पहले, और अभी जो जनरेशन कर रही है, तो पहले क्या था कि रिहर्सल में पूरा समय देते थे लोग, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे, 6 घंटे। अभी जो नए बच्चे हैं शायद वो उतना समय वो शायद नहीं देते। बिल्कुल नहीं दे पा रहे हैं समय। आप 1.5 घंटे ले लो, वो भी उसमें भी घड़ी और मोबाइल, ये मोबाइल बीच में जो चलता है, ये सबसे ज़्यादा इस समय हमारे नाट्य क्षेत्र में सबसे नुकसानदायक चीज़ है। क्योंकि उनको मोबाइलों को अलग रखना पड़ता है जब हम नाटक की रिहर्सल करते हैं, अन्यथा मोबाइल बजते रहेंगे, किसी ना किसी के प्रॉब्लम करते रहेंगे। आजकल समय नहीं है बच्चों पे। पहले हम लोग 3-3, 4-4 घंटे दे दिया करते थे, लेकिन आज आप 1.5 घंटे, 2 घंटे मांगेंगे तो बड़ी मुश्किल से देंगे, क्योंकि उनका एम नहीं है कि हमें इस क्षेत्र से कुछ करना है। वो केवल एंजॉय करने के लिए आ गए हैं, एंजॉय करते हैं, अपना किया उस समय हम निकल गए। बाकी उनका एम नहीं है कि हमें इस क्षेत्र से आगे कितना बढ़ना है, या हम कितना बढ़ सकते हैं। यदि अच्छा करेंगे तो हम बहुत कुछ बढ़ सकते हैं। NSD भी करें, और भी चीज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें हैं इसमें। आजकल तो कॉलेजों में भी पढ़ाने का अभी तो हाँ, प्रॉपर टीचर भी होता है, टीचर ड्रामा टीचर होता तो है। काफ़ी मतलब वो है, सहूलियत दे रखी है। तो सर वैसे तो इन 30-35 सालों में आपने
बहुत सारे नाटक किए, पर कुछ ख़ास आपके नाटक जिनकी आप चर्चा करना चाहें, जो आपके हृदय के बहुत करीब हों, जिनके एकाध दृश्य विशेष पर आप चर्चा करना चाहें, तो वो आप बताएं। हाँ, बहुत अच्छी बात है। एक तो मैंने दिल्ली ऊंचा सुनती है जी। वो मेरा बहुत हिट नाटक रहा। अच्छा। और उसमें मैं जो रिटायरमेंट जो पेंशनर है अच्छा। माधव सिंह, अच्छा। उसका कैरेक्टर मैंने किया था जी। उस ज़माने में। बहुत शानदार नाटक था। जब बॉडी मेरी राम राम सत्य होके जाती थी तो हमारे जैन साहब हैं, महेश जैन, उन्होंने गाना लिखा और राजेश जो शर्मा हैं, जी। जो आकाशवाणी से रिटायर्ड हुए हैं, उन्होंने उसका संगीत दिया था उस ज़माने में। अच्छा। ये बहुत पहले की बात है, 2000 से पहले की बात है। अच्छा। जब उन्होंने संगीत दिया था वो 91 की बात है। 91। मेरी शादी हुई थी, उसे 15 दिन बाद 15 दिन के बाद में मैंने ये इसको किया था। अच्छा। तो वो नाटक बहुत ज़बरदस्त रहा। उसके बाद में बहुत किए। उसके बाद में ये गधे की बारात, गधे की बारात, इस नाटक को मैंने किया। कोई मुझे इसमें अवार्ड भी मिला, बेस्ट एक्टर जो मिला है पूरे देश में, मुझे इसमें मिला था। अच्छा। गधे की बारात में कल्लू कुमार वो का आखिर में किया आपका था। डायलॉग था कि वो दो मिट्टी मैं ठहरो जात को हाँ, तुम्हारा, मिट्टी को आदमी मट्टी में पल के बढ़ो भयो और काउ दिन जब मट्टी में ही मिल जाऊंगे। जिंदगी भर मैंने सुख ना भोगो, जब फटे मोहते कभी ईश्वर तक को नाम ना लियो, तो मनुष्य योनि में आकर कियो का भैया। अरे धिक्कार है तेरी जिंदगी पे, बीबी ते कहूँ खानो दे तो वो केबे पहले गधन ने हाथ के लाओ, खानो जब ही मिलेगो। बताओ मोती ज्यादा इन गधन को ख्याल रखे। बाल बच्चे नाई हते मेरे, हाथ में हती बीबी की लगाम, अब बन गऊ मैं जेबू को गुलाम। चल बेटा कल्लू, गधा हाँक मट्टी ढो, बस यही तो क्रिकेटिव काम रहेगा तेरी जिंदगी में। इस टाइप की और कोई एक दो ऐसा आपको याद हो जो आपके बहुत दिल के करीब हो, आपका किसी नाटक का दृश्य या कुछ भी जो आप थोड़ा सा परफॉर्म भी करके दिखाना चाहें? मेरा एक नुक्कड़ नाटक जी में वो डायलॉग था। हाँ। जो मतलब मुझे काफ़ी अच्छा लगता है, और जो हम लोग मदारी और जमुगे के माध्यम से जो करते हैं जी, वो वाला आपको याद आया है। जैसे मदारी जो है, जब भीड़ को इकट्ठा करना है तो अपने जमुगे से कैसे कह रहा है, अच्छा। वो चीज़ थी कि बात नहीं जुल्म की सर मोड़ा सांप का, कैसा कुंडल मार के बैठा है जोड़ा सांप का। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कद्रदानों, ये चमेली की जड़ों में छुप कर बैठता है तो इसके कांटे का पानी नहीं मांगता, लेकिन इंसान का बच्चा इससे खिलता है, किस लिए? पापी पेट के लिए। हाँ तुम मेरे मेहरबानों कद्रदानों, हिंदू को कसम भगवान की, मुसलमान को पाक को कुरान की, इससे पहले कि खेल शुरू किया जाए जरा जोर से ताली बजाना। क्या कहा कि लोगों ने बड़ी रोते हुए ताली बजाई है। अबे गनीमत जान कि ये तेरा खेल देखने आ गए। अगर कर्फ्यू लगा होता तो तू क्या कर लेता? लेकिन मेरे मेहरबानों कद्रदानों, मेरे जमुगे में बहुत बुरी आदत है, जब तक आप जोर से ताली नहीं बजाएंगे ये अपना खेल शुरू नहीं करेगा। ताली। क्या बात है सर, आज भी आपको बिल्कुल आपके माइंड में चीज़ें वैसी की वैसी बनी हुई हैं। थोड़ा बहुत तो आ ही जाता है। तो चलिए सर, धीरे धीरे हम अपनी वार्ता की पूर्णता की तरफ आ रहे हैं, और अब हम थोड़ा सा इस बात पर आते हैं कि जो बड़े शहरों का व्यावसायिक रंगमंच है, दिल्ली का, मुंबई का, पृथ्वी थिएटर है, वहाँ लोग जाते हैं, टिकट खरीदते हैं, नाटक देखते हैं। दिल्ली में मंडी हाउस है। तो क्या आप आने वाले 10 सालों में, 20 सालों में कोई ऐसी आशा हमें दिख रही है आज का ये माहौल देखकर कि क्या हमारे मथुरा शहर में भी कभी ऐसा माहौल हो सकता है कि एक आम आदमी, कॉमन मैन आए, नाटक का टिकट खरीदे और नाटक देखे, और कोई ऐसी जगह भी हो जहाँ नाटक हो सकें, प्रॉपर कोई ऑडी हो, ये हो? क्या कोई संभावना आपको दिखाई पड़ती है ऐसी आने वाले समय में? देखो, जहाँ बड़ी सिटियों का बात है जी, तो वहाँ तो बहुत पहले से ही टिकट शो होते रहे हैं जी, लेकिन मथुरा तो हमारी बिल्कुल ग्रामीण अंचल की स्थान बोलते हैं इसको, ब्रज का है ये। यहाँ तो लोग पहले तो पास आप फ्री में दे दो, आप टेलीफोन करके बुला लो तो लोग नहीं आते। लेकिन अब धीरे धीरे हमारे ये लोग और बढ़ते जाएं और हम लोग सबका प्रयास हो जी, तो हो सकता है 15-20 साल में हमारे मामला बढ़ सकता है। वैसे तो मैं आपको बताऊं, 2000 से पहले हमने 20-20 रुपए की टिकट भी बेची है। अच्छा, लेकिन वो बेची कब, किन लोगों को है? जो हमारे खास लोग हमारे हैं। परिचित थे। खास वो लोग, नहीं तुम्हें लेनी है तो लेनी है। हाँ, ऐसे तो बिकी है यहाँ पर। जी, जी। लेकिन काउंटर से लेने के बाद
हाँ। वो काम जो है एक मुझे मतलब लगता है अननोन पर्सन जिसे हम जानते नहीं हैं वो आए नाटक वो देखने। आएगा जब हम लोग सब मिलकर अच्छे नाटक करेंगे और लोगों को देखने को मिलेगा। लगातार प्रोग्राम चलेंगे हमारे मथुरा शहर में, लगातार होते रहेंगे, तो वो भी समय आएगा। ऐसी बात नहीं, मथुरा बहुत डेवलप कर रहा है, ये मथुरा वृंदावन बहुत डेवलप कर रहा है, ऐसी बात नहीं। अच्छा, कल हम बात कर रहे थे आदरणीय श्री मोहन स्वरूप भाटिया जी से, उनका भी इंटरव्यू हमने किया, तो उन्होंने भी ये कष्ट अपना बताया कि ब्रज संस्कृति, ब्रज साहित्य, इसको ये मिट रहा है धीरे धीरे, जैसा उनका मानना था। मैं कोई वो नहीं कर रहा कि आपके अपने विचार हैं, मेरे उनके अपने थे। तो इस पर जो है करोड़ों रुपया सरकार खर्च कर रही है, तीर्थ विकास परिषद भी बनाया है, मतलब सीधा उनका तीर्थ विकास परिषद से मतलब नहीं था, वो एक बात उन्होंने कही। और भी चीज़ें हैं, लेकिन ब्रज संस्कृति को बचाने के लिए, ब्रज की धरोहर को बचाने के लिए, ब्रज के साहित्य को बचाने, उन्होंने कहा कि 5000 लोकगीत मेरे पास हैं। तो कोई सरकार की तरफ से ऐसा कुछ वो नहीं किया जा रहा। तो उन्होंने ब्रज संस्कृति में, मैं आपसे नाटक की बात कर रहा हूँ और नाट्य चेतना की और रंगकर्म की बात कर रहा हूँ कि निरंतर मथुरा में रंगकर्म होता रहा है, जैसा आपने भी बताया, लोकेन्द्रनाथ कौशिक जी ने भी बताया, मोहन स्वरूप भाटिया जी ने भी बताया। रंगकर्म निरंतर होता रहा है और बहुत अच्छे स्तर का हुआ है और आज भी हो रहा है। अब ये बात अलग है, पहले साल में 10 नाटक होते थे, आज कम होते हैं, जो भी है, नई पीढ़ी कर तो रही ही है। तो क्या सरकार से, प्रशासन से क्या सहयोग, क्या अपेक्षा हमारी है कि अगर वो सपोर्ट हमको मिल जाए प्रशासन से, सरकार से, तो रंगकर्म को, नाट्य चेतना को और अच्छे से जगाए रखा जा सकता है? आप क्या सोचते हैं इस बारे में? पहली बात तो ये कि हम लोग ब्रज के हैं। ब्रज भाषा को यदि हम अंतरात्मा से उठाना चाहें तो हम लोग ब्रज के भाषा के नाटक करें यहाँ पर। अच्छा, हम लोग क्यों नहीं कर पाते? क्योंकि हमारे यहाँ के लोग थोड़ा सीखे और बम्बई चले गए, वहाँ वो अपने आपके नाटकों में अक्सर ब्रजभाषा कहीं ना कहीं कोई ना कोई किरदार उस तरह मैं एक आध किरदार की देने की कोशिश जरूर करता हूँ कि कोई ना कोई नाटक में एक किरदार जरूर हो। वो तो आपने भी बहुत नाटक किए हैं, आपने भी इन चीज़ों को, जैसे आपने भी वो कुम्हार वाला कैरेक्टर किया, तो हाँ, उसमें भी ब्रजभाषा, मतलब उसमें ब्रजभाषा ही रखी थी, जी। क्योंकि मैंने सोचा कि वो हिंदी में था, तो लेकिन मैंने उसको ब्रजभाषा में अपना किरदार निभाया था। तो ऐसे ही हम लोग यदि ब्रज की भाषा को हम आगे तक ले जाएं तो मुझे लगता है कि हम इसमें जल्दी डेवलप कर सकते हैं। लेकिन हमारे लोग कम करते हैं ब्रजभाषा के नाटक, क्योंकि नाटक यदि हम ब्रजभाषा में करेंगे तो निश्चित रूप में, क्योंकि हर लोग अपनी अपनी भाषा में बहुत आगे बढ़ चुके हैं, हम लोग क्यों नहीं बढ़ पा रहे? हमारा ब्रज की ये भाषा क्यों नहीं नाटकों में या फिल्मों में इतनी क्यों नहीं बढ़ पा रही जितनी होनी चाहिए? तो कृष्ण कन्हैया खुद ब्रजवासी रहे, फिर भी हम लोग जो है उस चीज़ को नहीं कर पाते हैं। दूसरा गवर्नमेंट की बात है, गवर्नमेंट ने इसमें देखो आप रंगमंच भी खूब बढ़िया बनाया है, अभी उसका उद्घाटन तो नहीं हुआ, पता नहीं कब होगा, बन गया म्यूजियम वाला एक ऑडिटोरियम बना, वो खड़े खड़े खराब हो गया, वो उसमें कोई चाबी तक नहीं मिल पाई, मतलब वो चालू नहीं हो पाया। अब ये खुले मंच मिले हैं, जवाहर बाग का है आपका, यहाँ ये जो बाजार है अपना, इस बाजार में भी खुला हुआ है, जुबली पार्क में। अब स्थिति ये है कि हम लोग नाटक के लिए हमको गवर्नमेंट यदि दे, अब उसमें कोई शुल्क लगाएगी तो भाई हमको तो कोई आमदनी है नहीं ऐसी कि हम उसमें कलाकार, नाटक के लोग उसमें पैसे देकर ले सकते हो। हमें तो कोई स्टेज मिल जाए, बना बनाया मिल जाए, तो नाटक जरूर रेगुलर हो जाएंगे, ये तो हम जानते हैं कि हाँ रेगुलर नाटक हो जाएंगे। हाँ, तो सरकार से अगर इतना भी सहयोग मिल जाए कि एक ऑडिटोरियम मिल जाए तो हमारे नाटक रेगुलर, हमारे, आपके और बहुत लोगों के नाटक रेगुलर हो सकते हैं। और फिर दर्शक, एक आम आदमी को भी ये चीज़ पता चल जाएगी कि ये ऑडिटोरियम है, यहाँ पर नाटक होते हैं। हाँ, तो आएगा भी, वो आएगा भी देखने। अभी कोई एक फिक्स जगह ही नहीं है कि अब जहाँ व्यवस्था बन जाती है वहीं, बस यही चीज़ है कि गवर्नमेंट हमको मतलब अपना एक स्थान ऑडिटोरियम दे दें जी, तो हमें इससे बढ़िया बात नहीं है। तो ठीक है सर, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, और बातें तो अभी बहुत बची हैं, लेकिन फिर आगे जब भी ठाकुर जी मिलाएंगे, वैसे तो हम आपसे मिलते ही रहते हैं, मतलब ये इंटरव्यू के लिए जब वो समीकरण बनाते वही हैं, तो फिर आगे बात करेंगे। और कोई ख़ास संदेश हमारे चैनल के माध्यम से आप अगर हमारी युवा पीढ़ी को देना चाहते हैं, जो बच्चे अभी नाटक कर रहे हैं या करना चाहते हैं, या वैसे भी जो हमारा यूथ है, जो युवा है,
कोई भी आप अपने अनुभव से उसको संदेश देना चाहें तो? मैं तो यही कहना चाहता हूँ, जो यूथ है, युवा बच्चे हैं, वो नाटक में ज़रूर आएँ। कारण क्या है कि नाटक करने से आपकी जो प्रतिभा है, विद्यालय की इंटरव्यू देने की क्षमता, टीचरों से बात करने की हेजिटेशन, वो दूर होती है। ये बहुत प्लस पॉइंट है कि इसमें जो बच्चे यदि इस क्षेत्र में आएंगे तो अपनी बात को कहने में आसान हो जाएगा, कहीं भी इंटरव्यू फेस कर सकते हैं वो। यही नहीं कि एक नाटक की बात है, इसमें हम अपने दैनिक पढ़ाई लिखाई में अपने आप में मतलब संकीर्णता नहीं महसूस करेंगे, उसको हम बोल सकते हैं, खुल के बोल सकते हैं, तो ये उसके लिए भी लाभदायक है। कॉन्फिडेंस पैदा होता है और अपनी बात को कहने का एक माध्यम, हेजिटेशन खत्म हो जाता है। मैंने देखा है बहुत पढ़े लिखे बच्चे होते हैं, बहुत एजुकेशन है, और एक लाइन स्टेज पर बोलनी पड़े तो 10 लोगों के बीच में बोल नहीं सकते। आप किसी लोगों को हाँ भाई अब बोलो, 10 लोगों के बीच में नहीं बोल पाएंगे। नाटक यदि किया होगा उसने तो धमाकेदार बोलेगा, इसलिए नाटक करना बहुत आवश्यक है। ये जरूरी नहीं है कि आप एक्टर ही बने तभी नाटक करें, आप किसी भी एक्टर बने, किसी भी फील्ड में, इस फील्ड में जरूर गए हैं तो निश्चित रूप में आपको सफलता मिलेगी। इससे ये प्लस पॉइंट है और खुल के अपनी बात को कहने का एक अधिकार मिलता है। तो मैं तो यही चाहूँगा कि युवा पीढ़ी इसमें ज़्यादा से ज़्यादा आए और फिर अपना। फाज़िल साहब, एक ज़रूरी बात और रह गई, और वो ये थी कि वैसे तो आपको बहुत सारे पुरस्कार मिले हैं जीवन भर आपके रंग कर्म के लिए, अभी हम अपनी क्लिपिंग में भी दिखाएंगे, लेकिन कुछ ख़ास पुरस्कार 2, 4, 6 जो आपको मिले और जिन्हें लेते समय उन पुरस्कारों ने आपके हृदय को छुआ और आपको ऐसा लगा कि ये मेरे जो जीवन भर की जो मेरी साधना थी, जो मेरी तपस्या थी, उसका प्रतिफल ये मुझे आज मिला है, उनके विषय में थोड़ी सी चर्चा। मुझे 97 में भोपाल में जो भागत भवन में नाटक किया था मैंने। अच्छा। मैं उस नाटक को देख रहा था, मैंने कहा मैं पहली बार मैं 97 में कंपटीशन में गया। अच्छा। तो मुझे लगा कि मेरा पता नहीं कि ब्रजभाषा का नाटक है, कोई लाइक करेगा नहीं करेगा। मैं उसे एक नाटक, जब मेरा 8वां नंबर था तो मैं वहाँ जाऊँ और स्टेज का प्रोग्राम देख कर फिर वापस आ जाऊँ, फिर लड़कों को सिखाऊँ भाई अभ्यास करो। अच्छा। फिर 1-2 घंटे बाद फिर जाऊँ कि कौन सा नाटक होगा, फलाना होगा। वहाँ एक से एक नाटक और स्टेज देख कर मैं आप काफ़ी नर्वस थे? आप नर्वस था मैं नहीं भाई। और मेरे जो मैनेजर थे वो जो क्लास 1 अधिकारी थे, तो वो बोले कि यार पाल कैसे करोगे तुम यहाँ? मैं साहब देखो जब आए तो कुछ ना कुछ तो कर देंगे। अच्छा। अब हम फिर अंदर जाएँ और फिर हम आए, जब हमारा नंबर आया हमने पूरी सेटिंग करी, हमारे पास कुछ नहीं थे, मुड्डे से काम कराया, 2 मूड़े थे, इन पर बैठा के वो नाटक चालू किया। अच्छा। और हमने एंट्री मारी और ढोलक बाजा, हमारी मथुरा के लोग हम संग ले गए थे जी। जब उसमें आया मूवमेंट तो एक बच्चा था हमारा, वो लाया बारात लाया, उस समय गाना चल रहा था, मेरा पिया घर आया ओ राम जी। जब उसने ठुमके मारे हैं अच्छा। आप न्यों कहोगे पूरा हॉल तालियों से गड़गड़ा गया, क्योंकि 6 में पढ़ता था वो लड़का। और जो उसने जो लोक नृत्य के जो ठुमके मारे उसी पर तालियों गड़गड़ाहट होने लगी, तो हमारा एकदम दिल बढ़ गया। मैंने कि अब हम यहाँ जीते, अब ये तो गई मैंने की। फिर सब लोगों ने बेहतरीन अभिनय किया। अच्छा। और 2nd प्लेस थी हमारी पूरे ऑल इंडिया में, 24 स्टेटों में 2nd प्लेस, ऑल ओवर इंडिया। ऑल ओवर इंडिया में। वाह, बहुत गजब का वहाँ नाटक किया। तब से हमारी और इच्छाएं बढ़ गई, डेवलपमेंट एकदम, सब लोग खुश हो गए कि भाई ये तो हो गया, हम अब तो कुछ कर सकते हैं। तो वो चीज़ हमने जो है, तो ये सब चीज़ है। और भी कोई 1-2 पुरस्कार, 1-2 ऐसा? इसके बाद मुझे 2000 में नाटक नरेश की उपाधि मिली। वो कानपुर की संस्था है जी, उस संस्था ने मुझे नाटक नरेश की उपाधि दी। नाटक नरेश की उपाधि 2000, तो वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद में 97 में ही मुझे जब बेस्ट एक्टर मिला जी, तब मुझे बहुत ही ज़्यादा प्रसन्नता हुई कि एक 97 में ही मिला। 97 में मिला। अच्छा। क्योंकि देश में जब मालूम पड़ा कि मुझे बेस्ट एक्टर मिल रहा है, तो मैं अपने आप में, क्योंकि जहाँ बम्बई की टीम और एक से एक विदेश बाहर के लोग, मैं तो ब्रज का छोटे से उसमें रहने वाला, ब्रज भाषा की, जब मुझे वहाँ मिला है बेस्ट एक्टर अवार्ड, तो मुझे जब बहुत ज़बरदस्त खुशी हुई। फिर 2014 में मुझे बेस्ट कोरियोग्राफ मिला। कोरियोग्राफ। अच्छा। मेरा होली का प्रोग्राम था, चैकुला नृत्य वगैरह मैंने कराए थे कंपटीशन में। फाग खेलन बरसाने सब मिक्स था उसमें। मिक्स लठामा होली, फूलों की होली, चलकुला, ये सब मिक्स किए थे। आज बिरज में होली रसिया, तो उसमें मुझे जो है बेस्ट कोरियोग्राफर का पुरस्कार मिला।
तो ये 3 तो मेरे बड़े पुरस्कार थे, बाकी छोटे मोटे तो सब चलते गए, लेकिन मैंने अपने जो मेरे दिल में लगा जगह दी है तो इन 3 पुरस्कार में दिए। बाकी मैंने जजेस का काम तो बहुत किया, लोकगीतों में, डांसों में, इन चीज़ों में बहुत संस्थाओं में किया है। तो बाल साहब अब हम पूर्णता की ओर हैं इस एपिसोड के, और मुझे एक चीज़ मेरा ध्यान आपसे पूरी वार्ता के दौरान अभी मुझे याद आया कि आपका पूरा रंगकर्म का जीवन है, आपके अपना जॉब भी है, व्यक्तिगत जीवन भी है। तो अक्सर हम लोगों से बात करते हैं खास तो वो अपने संघर्ष के बारे में बहुत बताते हैं कि मैंने ये संघर्ष किया, मैंने ये तकलीफ़ें सही, मैंने ये परेशानियां सही, मैंने ये प्रॉब्लम्स झेले, ये किया। आपने पूरे जो है वार्तालाप में कहीं कुछ ऐसा नहीं कि मुझे वो बहुत परेशानी सहन करनी पड़ी, मुझे वहाँ बड़ा स्ट्रगल करना पड़ा, ऐसा। तो जैसा आप हमेशा हंसते रहते हैं, तो होल लाइफ मतलब कि जो रंगकर्म आपका रहा तो आपने आनंद लिया उसमें, ऐसा कोई बहुत परेशानी भी आई। एक नाटक में मुझे बहुत परेशानी आई, जिसको अच्छा। मैंने नाटक में मंचन में ही उस समस्या को मेरा डाला है। आधा घंटे का सीन उसी में ही बनाया। अच्छा, नाटक में ही डाला। सदर में हम लोग एडसल बाढ़ प्रोग्राम में करने गए जी। हमारे पास स्थान नहीं था कि नाटक का रेडसल का, तो हम कहते थे कि भाई हमें स्थान चाहिए। कोई यमुना होटल जो था वो उसमें टूट गया था, तो उन्होंने कहा कि साहब अब आप और जगह देख लो, कहीं जगह मिल जाए तो 4-5 लोग, हम साथी लोग वहाँ पर रेडसल के लिए कई लोगों से बात की। तब उसने कहा कि साहब, एक मेरा मित्र था, उसने कहा कि भाई सदर में मेरा मकान है, वहाँ तुम देख लो। हमने कहा चलो देख आते हैं। हम सब वहाँ पर गए सदर में जाके हमने कहा भाई कौन सा कमरा है, माने कि ये है सब। अब वो पूरा हॉल था, खाली मकान था उसका। हमने कहा ये वैसे तो बड़ा है। तो हमारा एक कलाकार है रतिराम, जो रेलवे में है, भोपाल में। उन्होंने कोई डायलॉग कस के बोल दिया। अच्छा, वही बात करते करते जोरदारी से उन्होंने कस के बोला। अच्छा, कस के बोला तो इतने पे क्या हुआ कि पड़ोस में फटाक 2-4 लोग निकल कर आ गए। एक जना तो एक लेडीज आ गई, मान के आ गए, सती साहब तो इन गुंडन ने लाए हो मेरे बच्चा पिटवा भी खा दे। अरे ठहर जा। अरे साहब क्या स्थिति हुई, उनके रिश्तेदार और आ गए, उसके हस्बैंड आ गए, वो दाढ़ी काटते हुए, आधी ब्लेड से दाढ़ी, और वो दाढ़ी काटे हुए बोले कौन है यहाँ पे, एक नहीं जाएगा तुम में से। किवाड़ बंद कर दी, वो गेट बंद कर दिया पूरा, जिसमें हम घुसे थे, जिसमें 8-10 लोग रहते थे अलग फैमिली वाले, वो गेट बंद कर दिया कि एक नहीं जाएगा, तुम गुंडे आ गए हो मेरे यहाँ। अरे साहब हम बड़े परेशान बने, भाई ये क्या हुआ, हमने तो कुछ ऐसा की नहीं, मैंने पता नहीं क्या मामला बना इनका। अब साहब पुलिस को खबर करें, साहब पुलिस को बुलाओ, ये बुलाओ वो बुलाओ, 50 झंझट हो गए। तो आपको बंद कर दिया उसमें अंदर? हम तो कमरे में थे ही, मैंने कि तुम में से बाहर नहीं निकलेगा कोई, अभी पुलिस में ला गई। वो बहुत लोग खड़े हो गए। हमने उनसे निवेदन किया, सब लोग कह रहे थे कि अरे हम तो वैसे ही आए हैं, जब आपके जो हमारे जो मित्र हैं, इन्हीं का मकान तो है, जो हाँ इन्हीं का मकान है, लेकिन तुमने हल्ला मचाया, उधर मचाया, वो रिश्तेदारी को कुछ आपस में कुछ बात रही होगी। तब साहब हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि भाई आप लोग मान जाओ। इतनी सारी भीड़ आ गई, चारों तरफ से भीड़ इकट्ठी हो गई। फिर वो यादव एरिया था, तो हमारे बड़े सज्जन आए, उनको हम बहुत पहले से, हमारे सीनियर थे, वो क्लेंसी स्कूल में पढ़ते थे, हमको जानते थे हल्के, क्योंकि हम तो क्लेंसी पढ़े थे हम भी। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया, मैंने भाई साहब आप हमको जानते हो, हम क्लेंसी में पढ़े आपके साथ में, आप सीनियर गए हो, आप बताइए हम ऐसा काम कर सकते हैं? मैंने कहा ये सब स्टूडेंट हैं, सब पढ़ने वाले हैं, ऐसी कोई बात नहीं है, ये पता नहीं क्यों ऐसा कर रहे हैं तुम्हारे। फिर उन्होंने कहा कि नहीं मैं इनको जानता हूँ, ये कोई गुंडा नहीं है, और ये अपने लोग हैं, इनको जाने दो। तो वो उनका जो व्यक्ति आया था दाढ़ी आदि काटे हुए, वो कह रहा नाम बताओ, कहाँ रहते हो, माने कि फलाने आदमी, माने एक ने कहा फलाना नाम अंतापाड़ा। अबे मई मटक भयो, एक नहीं जाएगा तुम में से। फिर बंद कर देता है, और फिर नाटक उसने चालू किया। इतना मतलब झेलना पड़ा कि हमने सोचा कि आज जो है सब लोग आज तो अंदर जाएंगे कहीं। जब जाके बड़ी मुश्किल से फिर उन्होंने पैसा डाला कि भाई आप छोड़ो इनको, हमारे नाम पता बताओ। अब उसने नाम पता लिखता गया, वो लिखता गया, सब लोग निकल कर आए। जब लोगों ने कहा कि भाई जय हो, फिर हमने तुरंत एक नाटक जिसमें हुआ था चंपाबाल मंदिर में, वो नाटक में हमने अपने आप में वही दाढ़ी वाला जो चाचा जो, अच्छा वो पूरा सीन मैंने किया। फिल्मता राजपूत जी ने उसकी माँ का सीन किया, सतीसा कैसे आया वो किया। और हमने उसमें पैम्पलेट्स में लिखा कि ये हमारी अबीती है, जो हमारे संग में घटना घटित हुई है।
ये सब चीज़ें। वो पूरा सीन आपने दिखाया पूरा सीन नाटक? दिखाया सब, आधा घंटे का सीन पूरा हमने दिखाया, क्या बात। जब नाटक चालू किया था। तो सर हमारी आज की वार्ता अब पूर्ण हो रही है और आप लेखक, अभिनेता, निर्देशक, रंगकर्मी, इप्टा मथुरा के डायरेक्टर होने के साथ साथ बहुत अच्छे गायक भी हैं और लोकगीतों में आपकी मास्टरी है। बहुत सारे लोकगीत आपके लोकप्रिय हैं पिछले 30 सालों से। तो अब हम वार्ता की जो पूर्ण करेंगे वो भी आपकी गायकी पर ही करेंगे। एक सुंदर सा कोई लोकगीत जो भी आपको प्रिय हो, आपका मन का हो, मस्ती में सुना दीजिए और फिर हमारी वार्ता पूर्ण। एक ब्रज की जो कहावत है जी। उन्हीं से संबंधित है। शादी का माहौल है, गांव में जब शादी होती है तो वो जो औरतें हैं ना, तो वो कौन सा वो करती हैं, खुइया करती हैं, खुइया करती हैं। तो सब चले जाते हैं और खुइया हो गए वहाँ पर। हाँ। 4 चोर जो है उनकी चोरी करने के लिए आ जाते हैं। अच्छा। कि भाई यहाँ औरतें ही औरतें हैं, आराम से हम चोरी कर ले जाएंगे। तो उस समय क्या है, घी दूध की या इनकी चोरी हुआ करती थी हल्दी पतली। हाँ। तो वो चोरी करने के लिए 4 चोर आ गए और उन्होंने कहा कि एक चोर को लेडीज़ बना दिया। अच्छा। लेडीज़ बनाने के बाद तू जाके कोई बड़ी बूढ़ी पकड़ लेना और माते बताते जाना कहाँ कहाँ माल है। अच्छा। हम उसी हिसाब से करते जाएंगे। अच्छा। मैंने कहा ठीक है, तो ये तय हो गया। अब वो जो है अंदर जाके लेडीज़ जो बना हुआ था उसने सबसे पहले देखा एक बड़ी बूढ़ी बैठी हुई थी। अब आगे पैर ने दाब के अच्छा। खूब पैर अच्छे खासे मस्के माने कहा कि भाऊ तू कौन सी आई है भैया, गाना गीत तो तू ही उठा ले, उठा गई, उठा गीत उठा। अच्छा। तब जब वो गीत उठा गई है अच्छा। कि ए जी तुम होले होले फोड़ो पिछवार, लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोमे अंगना, तुम होले होले फोड़ो पिछवार। अब पिछवार फोड़ने के लिए माने कि लाड़ो के दादा वहाँ सो गए हैं। और फिर अपने सिचुएशन बताई उसने कि चंपो बहन मेरे ढिंग बैठी हुब्बा भैया द्वार, और दरवाजे पे मैं बैठी हूँ करके बंद के वाड़े, लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोमे अंगना, तुम होले होले फोड़ो पिछवार। और फिर कैसे जाना, अरे सब सामान फरोख्त करके ढेला दैयों मार। अच्छा। कि सब सामान फरोख्त करके ढेला दैयों मार, और जैसे ही ढीम पड़े अंगना में भाजूंगी खोल के वाड़, लाड़ो के दादा हरे हरे लाड़ो के दादा सोमे अंगना, तुम होले होले फोड़ो पिछवार। अब जैसे उसने ढीम डाली है वैसे वो संकेत हो गया उसको कि अब मुझे यहाँ से चलना चाहिए। तो कैसे बोली, कैसे जा गई है कि भाड़ में जाए तुम्हारी लाड़ी लाड़ो, लड़का है बीमार, कि मेरे छोरा है बीमार, जईत लल्लू के दादा तो ढेला गए यहाँ हमारे, लाड़ो के दादा हरे हरे। ऐसे होता है। बहुत सुंदर सर। और बहुत अच्छी वार्ता रही आपके साथ, और एक बार फिर बहुत बहुत आभार आपका, बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। फिर रखेंगे वार्ता आपके साथ जब भी ठाकुर जी मिलाएंगे, ठाकुर जी रखवाएंगे, मिलना तो आपसे होता ही रहता है। तो साथियों, आज हमने मुलाकात की लेखक, अभिनेता, निर्देशक, इप्टा मथुरा के डायरेक्टर श्री देवेंद्र पाल जी से, और बहुत अच्छे आप लोग गायक भी हैं। और इसी तरह हम और आप मिलते रहेंगे नई नई पर्सनैलिटीज़ के साथ, नई नई व्यक्तित्वों के साथ। तो फिर मिलते हैं। राधे राधे, जय श्री कृष्ण।